और आज उसका दूसरा रोज़ था, जो 4 रोज़ा ये दूसरा जो रिव्यू है उसका इजलास हुआ है। तो इसका मतलब है कि सो फार नताइज हमें नहीं पता कि इवेंचुअली क्या निकलते हैं। एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। देखिए, आईएमएफ का जो दौरा था वो बड़ी देर से पेंडिंग था, ये जनवरी में हो जाना चाहिए था। कि टेक गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी कि 30 जनवरी तक मिशन पाकिस्तान आ जाए, लेकिन आईएमएफ का फैसला ये था कि जब तक नई हुकूमत नहीं बन जाती और ख़ास तौर पर जब तक नए वज़ीर ख़जाना का ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो अपना मिशन पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। आपका इस बात का आप अंदाज़ा से लगा लीजिए कि जब कैबिनेट ने ओथ लिया उसके फौरी बाद ये खबर फिर आई कि आईएमएफ जो है वो विलिंग है पाकिस्तान में अपना मिशन भेजने को। 13 मार्च को पाकिस्तान है और 14 से अपनी जो टॉक्स थे वो स्टार्ट हो गई। इससे पहले हुकूमत ने 13 मार्च में से डेट शेयर की हुई थी, आईएमएफ उसको कंफर्म नहीं कर रहा था। तो इस हफ्ते की 2 मेजर डेवलपमेंट्स अगर आप देखें, एक तो ये कि इसहाक डार साहब का वजीर खजाना ना बनना, दैट वाज द मेजर डेवलपमेंट, और दूसरा उनके वजीर खजाना ना बनने के फौरन बाद आईएमएफ का मिशन का पाकिस्तान आ जाना। तो स्टार्ट तो इन्होंने ले लिया है, स्टार्ट पॉजिटिव भी लग रहा है मुझे। इस दफ़ा आईएमएफ के प्रोग्राम में ऐसा कोई जो ये वाला जो रिव्यू है एटलीस्ट इसमें को मुझे बड़ी कोई ऑब्स्टिकल नज़र नहीं आ रही, और होपफुली मंडे को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को उसके बाद जब भी बोर्ड की मीटिंग होती है 12 अप्रैल से पहले $1.1 अरब की जो कर्ज की किस्त है वो भी मिल जाए। ये तो जो गवर्नमेंट है वो भी ये कह रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इस जो आईएमएफ का डेलीगेशन आने से पहले जो स्टेटमेंट जारी किया कि हमने तमाम जो भी बेंचमार्क्स थे या जो भी शराइत थी आईएमएफ की वो पूरी कर ली हैं। और असल में जो अब सवाल है ऑब्वियसली कि ये तो आप कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, बकिया $1.1 अरब हमें मिल भी जाएगा। असल जो सवाल है कि हमें जो उसके बाद भी एक आईएमएफ के प्रोग्राम की ज़रूरत है, और इस प्रोग्राम के या इस मुलाकात के अंदर ही डू यू थिंक के कुछ ना कुछ उसके कॉन्टूर्स जो हैं या एक डायरेक्शन जो है उस पर भी बात हो रही है या बात होगी? मोहम्मद औरंगजेब साहब से हमारी इस हफ्ते मुलाकात हुई थी और उनसे यही सवाल हुआ था। उन्होंने कहा कि ये वाला जो जायज़ा मिशन है इसमें तो मेनली जो फोकस होगा वो $1.1 बिलियन ट्रांच के ऊपर होगा, लेकिन इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि अगले प्रोग्राम का जो एक ब्रॉडर एक ब्लूप्रिंट है वो आईएमएफ के साथ शेयर कर दिया जाएगा और उसके ऊपर जो तफसीली बात होगी बकौल वज़ीर ख़जाना के जब नेक्स्ट मंथ ये लोग वाशिंगटन जाएंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी उसकी साइडलाइन पे भी बात होगी। मुझे ये लग रहा है कि सिलसिला अब रुकेगा नहीं। ये जो अभी जितना भी रिव्यू हो रहा है, जो डिस्कशंस हो रही हैं, उसमें जब नंबर शेयर हो रहे हैं तो उसमें ये वाले नंबर्स भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे लेके जाएंगे और इवेंचुअली मैंने पहले भी चीज़ को इंडिकेट किया कि अगला जो बजट होगा उसके आसपास जो है आपका वो जो अगला प्रोग्राम है। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आपकी भी स्टोरी है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसको रीओपन किया जाए, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि 2010 में जो ये एनएफसी अवार्ड आया था जिसके तहत सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ था जो सूबों को पैसा जाता है जो नेशनल एक्सचेकर से, तो ये तो ऑब्वियसली इस प्रोग्राम का तो वो हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब है दैट विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम। ये जो इस स्टेज के ऊपर कोई नई शर्त नहीं आने वाली क्योंकि जो जितनी भी कोई 25 या 26 उनकी कंडीशंस थी जिसमें आपकी कुछ हार्ड कंडीशंस होती हैं, जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है, फिर कॉन्टीन्यूस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं, इंडिकेटिव टारगेट्स होते हैं, वो तकरीबन तमाम हुकूमत पाकिस्तान ने उनको मुकम्मल कर लिया है और सिवाय एक को छोड़कर जो नहीं भी कंप्लीट हुआ था वो उसकी कोई इतनी एज सच इम्प्लीकेशन नहीं है। यही वजह है कि वजारत खजाना इस दफ़ा इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने मिशन के स्टार्ट होने से पहले ही जो मुज़ाकरात हुए एक स्टेटमेंट जारी की कि हमने जितने भी अहदाफ हैं आईएमएफ के हासिल कर लिए हैं और हमें उम्मीद है कि आईएमएफ का जो बोर्ड है वो जल्द अगली किस्त की मंजूरी दे देगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बड़ी एक स्ट्रेंज हुई। कल जब पहली मुलाकात हुई, ओपनिंग सेशन हुआ बिटवीन दी पाकिस्तानी अथॉरिटीज एंड द आईएमएफ टीम, उसमें आईएमएफ के मिशन चीफ नेथन पोर्टर की तरफ से उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया कि पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट क्यों जारी की। उनका ये कहना था कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान समझता कि तमाम चीज़ें ठीक है और हम अब वो जो रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये एक अच्छा खासा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी। मेरी इतला ये है कि उसके बाद वजारत खजाना थोड़ी सी वो एक बैकफुट के ऊपर जरूर गई, बट मेरा यहाँ पे नहीं मसल प्रोसेस होता क्या है कि अगर तो देखें बेंचमार्क्स हैं, बाकी चीज़ें आपने पूरी कर ली हैं, तो अगर गवर्नमेंट ये दावा कर रही है और आईएमएफ टू एन एक्सटेंट उससे एग्री करती है तो आईएमएफ को उस पर क्या एतराज़ है? आईएमएफ ये चाह रही थी कि आप प्री जज कर रहे हैं जो
रिव्यू मीटिंग होने जा रही है, आपको इंतजार करना चाहिए था, जब हम इंडोर्स करें तो तब आपको ये ऐलान करना चाहिए था? देखिए, ये बात ठीक है कि आईएमएफ की इंडोर्समेंट चाहिए होती है। अब अनाउंस टारगेट्स हैं, ये मेरे सामने ये 2 टेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन टेबल्स के ऊपर जो उनके टारगेट्स हैं, जो नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं और आगे उसका स्टेटस दिया हुआ है। अब अगर स्टेटस के अंदर अचीवमेंट आ रहा है और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी है, तो उसको एक पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए अनाउंस करने में क्या प्रॉब्लम है? आईएमएफ हर चीज के अंदर घुसता जा रहा है। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट करने की आईएमएफ को बिल्कुल भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये हुकूमत पाकिस्तान का प्रोरोगेटिव है, वो कोई भी स्टेटमेंट इस हवाले से दे सकती है हुकूमत। ये उन्होंने समझा कि हमने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और एक पॉजिटिव नोट के ऊपर उन टॉक्स को स्टार्ट भी करना चाहिए। इस किस्म के इतराजात करके आईएमएफ जो है ना, उसकी अपनी जो गुडविल है वो खराब होगी। इतना माइक्रो मैनेज करने की मेरे ख्याल पाकिस्तान को जरूरत नहीं, और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। ये वजारत खजाना इतनी ज्यादा डरी हुई होती है आईएमएफ से कि ये बात करने से भी घबराते हैं। हम भी अपने जराये से खबर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। अक्सर हमें रिक्वेस्ट आ रही होती है ये तो कि आप ये जो खबर है ना करें, 2 दिन रुक जाएं, 4 दिन रुक जाएं, आईएमएफ से मसला हो सकता है। इतना मेरा ख्याल में आईएमएफ को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये आपने ये तो चले माइक्रो मैनेज वाली बात होगी, बट ये जो आप कह सकते हैं कि एक सजेशन अब आ रही है आईएमएफ की तरफ से कि एनएफसी वाले मामले को रीओपन किया जाए। अब ये एक ऐसा इशू है, आई थिंक ये पाकिस्तान के अंदर एवरीबडी नोज के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी एतराज़ात हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब ये 10वां एनएफसी अवार्ड हुआ था उसके बाद ही 2010 में जब हुआ था, तो उसके बाद ही ये बिगाड़ शुरू हुआ है, हमारा डेट बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपने ट्रांसफर कर दिए सूबों को और विफाक के पास कुछ बचा नहीं। उसके बाद आई थिंक कई प्राइम मिनिस्टर्स, इवन शायद खकान अब्बासी, आई बिलीव ही ऑल्सो हैड अ सिमिलर ओपिनियन कि इसको रिविजिट करना चाहिए। तो अब आईएमएफ भी ये बात कह रहा है, डू यू थिंक कि ये पॉसिबल हो सकता है, और वो क्यों कह रहा है, गिवन द फैक्ट कि आपको याद रखना चाहिए कि एक कोalition गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी अभी भी समझती है कि 18वीं आईनी तरमीम और ये जो एनएफसी अवार्ड था 2010 का, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, बहुत सारी सियासी जमातों के इस पे मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। मेनली जो पीटीआई है और पीएमएलएन है, इन दोनों का जो मौक़िफ़ है वो सेम है। एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर सेम है। जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका भी वही मौक़िफ़ है जो आईएमएफ है। आईएमएफ ने कल बेसिकली कहा क्या है? आईएमएफ ने कल ये कहा पाकिस्तान को कि आपका जो फिस्कल तवाज़ुन है वो इस वक्त ठीक नहीं है, सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, तो बेहतर है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है उसको आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें। उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये उनको कहा गया कि ये आइनी तौर पर प्रोटेक्टेड है, इस तरीके से हम इसको छेड़ नहीं सकते, क्योंकि आइन के अंदर ये गारंटेड है कि जो भी शेयर है उससे कम नहीं हो सकता अंटिल कि जो खुद वो सारी पार्टीज बैठे और नेगोशिएट करें, फिर आइन के अंदर तरमीम आएगी। तो मेरे पहले वो बता देते हैं कि इस वक्त स्टेटस क्या है, लोगों को पता भी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरी, कि 2010 में जो नेशनल फाइनेंस कमीशन था उसके तहत चारों सूबों को कामरान पैसे मिलते थे, जो जितना भी वफाक टैक्स इकट्ठा करता है उसका 47.5%। उसको बढ़ाकर इन्होंने कर दिया 57.5%। सूबों को अब 57.5% मिलता है और बाकी जो 42.5% है वो वफाक को मिलता है। जो वफाक का भी 42.5% है उसमें वफाक ने जो गिलगित बल्तिस्तान है उसका खर्चा करना है। पहले जो फाटा का एरिया था वो मर्ज हो गया, अभी भी उसको कुछ पैसा जा रहा है, उसका खर्चा करती थी वफाक। फिर इसके वॉर ऑन टेरर का तो सेपरेट था, वो डिजिटल पूल में से निकल जाता था। तीसरा जो खर्चा फिर आजाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, तो मिला के तकरीबन 60% जितना भी टैक्स इकट्ठा होता था वो सूबों को या स्पेशल एरियाज को चला जाता था। वफाक के पास बचता था सिर्फ 40%, आज भी 40% बचता है। उस 40% से उसने पूरे पाकिस्तान को चलाना है, वफाकी हुकूमत को चलाना है। दिफा का सारा खर्चा वफाक के ऊपर है। दिफा के अलावा जो सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कर्जों के ऊपर वो वफाक के जुम्मे है। फिर कुछ ऐसे खर्चे वफाक ने अपने जुम्मे लिए हुए जो उसको नहीं करने चाहिए, जिसमें ऑन टॉप ऑफ दैट जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तकरीबन 470 अरब रुपए का है, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो जितना भी उसका 1/3 उन प्रोजेक्ट्स को दिया गया जो जिनकी नेचर ही सूबाई है। फिर कोई वज़ीर आज़म आता है वो हेल्थ कार्ड लेके आ जाता है, कोई वज़ीर आज़म आता है वो लैपटॉप लेके आ जाता है। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं कि अगर हम सिर्फ 7 माह का भी नंबर ले लें, पिछले प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था, 7 माह में कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी है कामरान वो थी तकरीबन 4,660 अरब, और जो वफाकी हुकूमत की खालिस्तान आमदन थी उससे ये तकरीबन कोई 200 अरब 220 अरब रुपया जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी उससे ज्यादा थी। तो बाकी मुल्क कैसा चला, हमें सिर्फ चंद एक नंबर्स बता देते हैं नाजरीन को कि जब नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड 2010 में हुआ उससे पहले सूबों को कितना पैसा जाता था और पिछले 13 साल में वो बढ़कर कितना हो गया। 2010 में जो चारों सूबों को वफाकी हुकूमत ने जो पैसा दिया, जो टैक्सेस में उनका आईनी तौर पर शेयर था, वो था 643 अरब रुपया।
ये जो 643 बिलियन है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा 325 अरब रुपया पंजाब को गया, 198 अरब रुपया सिंध को, केपी को 80 अरब रुपया और बलूचिस्तान को 40 अरब रुपया। इसमें ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 14 ईयर्स जो इंक्रीज आया, जो इस साल के जो नंबर्स हैं जो बजट में है, इस साल सूबों को पैसा जाएगा 5400 अरब रुपया। इसमें तकरीबन आप कह सकते हो 740% का इजाफा हुआ है पिछले 14 साल में। जो सबसे ज्यादा इंक्रीज है वो बलूचिस्तान का है। अब एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखते हैं या उसमें परसेंटेज में भी देख लेते हैं, बलूचिस्तान जो 40 अरब रुपया ले रहा था आज से 14 साल पहले, आज उसका शेयर है 495 अरब रुपया। ये इसमें कुछ तकरीबन 1140% इंक्रीज है। और इसमें एक जो बहुत बड़ी वजह बलूचिस्तान के शेयर में इंक्रीज की है कि जितना भी एफबीआर का जो टैक्स का हदफ अनाउंस होता है, इकट्ठा नहीं होता, उसका जो हदफ होता है उसके में से जो बलूचिस्तान का जो भी आईनी तौर पर एक हिस्सा है वो उसको हदफ के मुताबिक मिलता है, एक्चुअल एफबीआर की कलेक्शन के मुताबिक नहीं मिलता। अगर एफबीआर की कलेक्शन किसी साल में 500 अरब रुपया भी कम हुई है तो जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का शेयर है वो कम नहीं किया गया, उनको ये एनएफसी के तहत दिया गया। केपी का जो शेयर था 80 अरब रुपया, वो बढ़कर इस साल तकरीबन हो गया है 895 अरब रुपया। इसमें भी 1000% का इजाफा है। सिंध को 198 अरब रुपया मिला था इसे 14 साल पहले, आज उनको 1345 अरब। पंजाब का 325 अरब रुपया था, आज उसका शेयर है तकरीबन 2663 अरब रुपया, ये जो इस माली साल के लिए है। तो ये जो जितना इजाफी पैसा सूबों को गया, क्या सूबों ने ये जो पैसा है ये सही तरीके से खर्च किया? क्या सूबों के अंदर हेल्थ के, एजुकेशन के और दूसरे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो आपके इंडिकेटर्स है उसमें कोई बेहतरी आई? ओवरऑल अगर आप देखें जितना पैसा सूबों को गया उतनी वहां पे बेहतरी नजर नहीं आई। कामरान, नुकसान क्या हो इतना ज्यादा पैसा जाने का? सूबों ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा किया, सूबों ने हेलीकॉप्टर्स खरीदे, सूबों ने गाड़ियां खरीदी, उन्होंने नई पोजीशंस क्रिएट की, कई तरह के उन्होंने अलाउंसेस किए। अब हालत यह है कि सूबे जो पाकिस्तान के हैं वो अमीर हैं और जो वफाक है वो गरीब है। सूबे अपने बजट से वो अंडर द IMF डील वो ऑब्लाइज्ड हैं इस चीज के कि उन्होंने एक मखसूस रकम अपने बजट से सेव करनी है ताकि ओवरऑल जो बजट का खसारा है उसको कम दिखाया जाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है जो मैं नंबर शेयर कर रहा हूं उससे अब ये बहुत सारे हलकों में ये बात, मैं सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, जो वो थिंकर्स जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है। मसला अब क्या है? मसला यह है कि आइन के अंदर जो 18वीं तरमीम आई थी उसके तहत यह भी इंश्योर कर दिया गया कि ये जो 57.5% हिस्सा है सूबे का, ये इससे कम नहीं हो सकता। ये बढ़ तो सकता है, बढ़ने के लिए कोई एनएफसी अवार्ड के तहत वो कम नहीं हो सकता। अब इसमें जो एनएफसी अवार्ड में देखें ना, एनएफसी अवार्ड तो आप कभी भी निगोशिएट कर सकते हैं, 2015 में खत्म हुआ है। तो अगर निगोशिएट करते हैं इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर फैसला ये हो कि इसको कम करना है तो खुद ब खुद कम नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको आइन में तरमीम। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है, देखें ये बिल्कुल बात ठीक है, आइडिया इसमें यही था कि विफाक अपने खर्चे कम करे और जो रियल जो इकोनॉमी है, जो पावर भी हो और पैसा भी ट्रांसफर किया जाए सूबों को और सूबे फिर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करें। हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चंद साल पहले ये डिस्कशन की थी कि विफाक ने ये भी एग्री किया था कि जब एनएफसी अवार्ड हुआ था 2010 में कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो हर साल 1% उसमें इजाफा किया जाएगा। आज अगर आप देखें 2010 में गालिबन हमारी 8-9% थी, कितनी थी उस वक्त, कोई इतनी 8.5% होगी। चलें उसको 14 साल हो गए हैं, तो अगर आप कह लें कि 1% ना भी बढ़ती, आप कह लें कि आधा % बढ़ जाती, मीन के 14% के बजाय 7% अगर इजाफा होता, तो आज अगर हम 15% टैक्स टू जीडीपी रेशो होती, तो डोंट यू थिंक के विफाक के पास भी पैसा होता और ये वाले इश्यूज ना होते? तो कहीं ना कहीं होता ही तो विफाक किसी भी बात ठीक है आपकी। जो ये इसका जो आइडिया यही था कि जो 10% इजाफी वसाइल सूबों को गए ये कॉम्पनसेट होंगे अगले 5 साल में, मतलब 2015 तक हर साल टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 1% इजाफा होगा। ये एग्रीमेंट का हिस्सा था। इजाफा किसने करना था? वफाक ने करना था और इसके साथ सूबों ने भी तो करना है ना। इसमें जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ओवरऑल टोटल को 10% है, उसमें सूबे का जो शेयर है वो 0.7% है। 9.29 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की एफबीआर की टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। तो ये एक एनॉमली है, लेकिन अगर वो हिस्सा उनका नाज़िन इजाफा भी होता, टैक्स टू जीडीपी रेशियो के इजाफा भी इसमें इजाफा होता, तो हमारा जो कर्जों का बोझ है उतना ना होता जितना आज है। इसके बावजूद भी इजाफी पैसा फिर उसी लिहाज से सूबों को जाना था। अब वफाक के पास भी उस तरीके से एक इंसेंटिव नहीं है जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो में इजाफे करने का। यही वजह है कि अब जो वफाक है वो इनोवेटिव तरीकों की तरफ चला गया। जैसे पेट्रोल के ऊपर अब सेल्स टैक्स नहीं है, क्योंकि अगर पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स होता है तो उसका एक हिस्सा वो सूबे को जाता। पेट्रोल के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी लगा